हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, एक वीडियो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ जो संबंधित है उत्तराखंड विषय की तैयारी से। कैसे उत्तराखंड की विषय की तैयारी की जाए, कैसे इसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाएं देने वाले सभी अभ्यर्थियों को पता होगा कि उत्तराखंड विषय में उत्तराखंड के एग्ज़ामों में उत्तराखंड विषय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कभी कभी मेरिट तय करते हैं, ज़्यादातर मेरिट को तय कर देते हैं। जिसका स्कोर वहाँ पर बहुत अच्छा होता है उसकी मेरिट हाई बन जाती है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिन्हें पता नहीं है कि उत्तराखंड की विषय की तैयारी कैसे की जाती है। और कई पुराने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बहुत बार संघर्ष कर चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड विषय में उनका स्कोर कम रह जाता है, वो पीछे रह जाते हैं मेरिट में। इसलिए मैं बताऊँगा कि क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं। हालांकि हर कोई गलतियां नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ गलतियां हम सभी गलतियां नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ गलतियां हो जाती है जो मैं पेपर में मतलब विषय में पीछे रख देती हैं। तो हमें उन्हीं गलतियों को अपना समाप्त करना है, उन गलतियों को ख़त्म करना है, मतलब उनसे सीखना है, ठीक है। और नए अभ्यर्थियों के लिए कि वो किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे कि उनका पहला ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। पहला एग्ज़ाम बहुत लोग क्लियर करते हैं और पहला दूसरा एग्ज़ाम क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, उत्तराखंड विषय की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें सामान्य और उपयोगी जो पुस्तकें हैं अपनी उत्तराखंड से संबंधित उन्हीं पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हमने खतरनाक खतरनाक राइटर्स की पुस्तकें लेके आ रखे हैं जिनसे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं और हम उन एक दो क्वेश्चन के चक्कर में 500 600 पेजों की किताबों को पढ़ रहे हैं, जिनको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। जबकि उत्तराखंड जो परीक्षा वाणी है, समग्र इतिहास उत्तराखंड अजय सिंह रावत जी का है और उत्तराखंड का नवीन इतिहास है, इन पुस्तकों पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए। देखिए, इन्हीं पुस्तकों पर ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं, क्योंकि मेरिट तय यहीं से होगी। अगर आप परीक्षा वाणी के दो क्वेश्चन गलत कर भी देते हैं तो आप कितने हज़ार लाखों लोगों से पीछे हो जाएंगे, मतलब हज़ारों 80-90 हज़ार लोगों से आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इसको सारा उत्तराखंड या उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी पढ़ते हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं कोई ऐसी बुक जिसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उससे अगर आपका एक क्वेश्चन सही भी हो जाएगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने तुक्के में वो क्वेश्चन सही कर दिया और परीक्षा वाणी के दो क्वेश्चन भी सही कर दिए तो वो तो आपसे आगे वैसे ही निकल गया। तो परीक्षा वाणी, अजय सिंह रावत या यशवंत सिंह कटवास की जो ये पुस्तकें हैं, इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना है। यही प्रमाणिक पुस्तकें भी हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो ऐसी और पुस्तकें हैं, मैंने सिर्फ 3 पुस्तकें यहाँ पर दी हैं, लेकिन एक दो ऐसी ही प्रचलित पुस्तकें हैं जो सामान्य हैं, तो उन्हीं को पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्हीं को पढ़ते हैं और इतना अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि यहाँ से कोई भी वो ना छूटे, मतलब कोई भी फैक्ट ना छूटे। तो देखिए, आगे मैं बताऊंगा आपको कि परीक्षा वाणी को किस तरीके से पढ़ें, उत्तराखंड अजय सिंह रावत जी के इतिहास को किस तरीके से पढ़ें। अभी आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, हमें सबसे पहले तो अपनी गलतियाँ जो होती हैं वो समझनी चाहिए कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं, और हम आगे देखेंगे कि वो गलतियाँ क्या क्या हमें नहीं करनी है अब। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैप के साथ पढ़ें। ठीक है, आप उत्तराखंड विषय को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड विषय का मैप किस प्रकार से है, कहाँ पर कौन सा जिला है, किस जिले का कौन सा स्थान किस क्षेत्र में है, हिमालय की स्थिति मैपिंग के हिसाब से क्या है। इससे क्या होगा कि जब आप फैक्ट पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक चित्र बनेगा और वो चित्र आपको बताएगा कि मतलब वो चित्र आपको याद करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा पुस्तकों के साथ। और देखिए, जो नदियाँ होती हैं, शहर होते हैं, नदियों के किनारे बसे शहर होते हैं, इन्हें तो आपको मैप के हिसाब से ही करना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, 13 जिलों के मैप लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, 1-2 दिन लगते हैं इन्हें, 1-2-3 दिन लगते हैं इन्हें समझने में। मैप देखिए, अपने सामने रखिए मैप, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एग्ज़ाम में मिलेगी। मतलब आपका पूरा माइंड उत्तराखंड पर फोकस्ड हो जाएगा। आप जो भी उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, मैप आपके सामने ज़रूर आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए, बेहतर कम मोटे और क्रमबद्ध नोट्स बनाएं। नोट्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। नोट्स बहुत ज़्यादा मोटे बनाते हैं, किताब को ही छाप लेते हैं नोट्स में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और नोट्स न बनाएं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नोट्स बनाने भी चाहिए और कम बनाने चाहिए, मोटे नहीं बनाने चाहिए। अब कम कैसे बनाएंगे, देखिए, आप परीक्षा वाणी को पढ़ रहे हैं, उससे नोट्स बना रहे हैं, इस चीज़ का क्या मतलब है। परीक्षा वाणी हमेशा आपके सामने रहेगी, उसके नोट्स नहीं बनाए जा सकते। उसको आप कैसे पढ़ें वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके नोट्स मत बनाइए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें कुछ चीज़ें निकाल लीजिए। ठीक है, नोट्स एक तो टॉपिक वाइज होने चाहिए।
जो चीज़ें आपको नॉर्मल पुस्तकों में नहीं मिलती या कहीं छुटपुट मिल जाती है तो उसे नोट्स में ऐड कीजिए। मतलब जैसे अगर आप नोट्स बना रहे हैं उत्तराखंड भूगोल के, तो उत्तराखंड भूगोल के नोट्स एक बार पूरे कंप्लीट कीजिए और कुछ पेज छोड़ दीजिए, और जैसी कुछ नई जानकारी उत्तराखंड भूगोल की मिलती है तो उन पेजों में ऐड कर दीजिए, जिससे कि आप जब भी उत्तराखंड भूगोल को पढ़ें तो वो सब आपको एक साथ मिल जाए। ऐसा नहीं कि आपने एक कॉपी में उत्तराखंड भूगोल पहले बनाया था, उसके कुछ जो छूटे नोट्स थे वो किसी दूसरी कॉपी में डाल दिए, तो ऐसे में आपको नोटबुक ढूंढने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी एग्ज़ाम के समय। क्योंकि एग्ज़ाम के से कुछ दिन पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है रिवीजन, और रिवीजन तभी होता है जब सारा कंटेंट एक ही पुस्तक एक ही नोटबुक में हो, ठीक है, क्रमबद्ध हो, इतिहास का बिल्कुल सीक्वेंस में हो, या किसी जिलों की जो सीरीज होती है जिले बिल्कुल सीरीज में लगे हुए हों। मतलब एक जिले का सभी वस्तुएं या सभी फैक्ट एक ही जिले के अंतर्गत लिखी हुई हो। ये नहीं कि एक फैक्ट लिखा है आपने दक्षिण में और एक उत्तर में, तो आपको वो फैक्ट कभी मैच होंगे मिलेंगे ही नहीं। एक मिल भी गया तो दूसरा खो जाएगा, या अगर मिलेगा भी तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। जबकि आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान केंद्रित है कि ये सारी चीज़ें अल्मोड़ा में ही है या चंपावत में ही है या उत्तरकाशी में ही है, तो इससे आप फोकस्ड ज़्यादा होंगे। तो ठीक है, नोट्स पतले होने चाहिए, मोटे नहीं। अगला देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है वो ये है कि आज की डेट में वन लाइनर पुस्तकों पर बहुत ज़्यादा पिछले 2 साल में लोगों का ध्यान गया है। और वन लाइनर पुस्तकों से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो इन्हीं अन्य पुस्तकों से कॉपी की हुई होती हैं और वन लाइनर के रूप में रहती हैं। अब देखिए, वन लाइनरों से फ़ायदा कैसे नहीं होता। आप कितने वन लाइनर याद कर सकते हैं या कब तक अपना इंटरेस्ट बनाए रख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50, 100, 200, 5000 वन लाइनर आप कैसे याद कर सकते हैं, जबकि टॉपिक अलग अलग हैं। एक पहला प्रश्न भूगोल का है, दूसरा इतिहास का है, तीसरा किसी जगह से संबंधित है, चौथा परंपरा से संबंधित है, और अगली बार फिर वही रिपीट। मतलब कहीं दूर आपको एक आभूषण यहाँ मिल रहा है, एक आभूषण 20वें पेज पे मिल रहा है, और तीसरा चौथा आभूषण 60वें पेज पे मिल रहा है। आप कैसे याद करोगे? इससे अच्छा तो ये है कि उन बुकों को पढ़ें जहाँ पर टॉपिक वाइज है सब कुछ, है ना। परीक्षा वाणी जैसे अच्छी बुक है, विंसर की बुक है, जहाँ पर टॉपिक वाइज तो है कम से कम। जब आप आभूषण पढ़ोगे तो आपको 15-20 आभूषण, जितने भी आभूषण होते हैं, एक सीक्वेंस में मिलेंगे, तो आपको अच्छा, मतलब आपके दिमाग में वो बैठेंगे। अगर आप इस तरीके से वन लाइनरों पर ध्यान दोगे तो आपका पूरा मतलब बिगड़ जाएगा, पूरा आपका नॉलेज कम हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वन लाइनर कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। हाँ, अगर आपको वन लाइनर पढ़ने हैं तो खुद बनाइए, हर एक वन लाइनर को खुद अपनी नोटबुक में लिखिए। इससे आपको क्या होगा कि लिखते वक्त जो समय लगेगा वो आपको याद करने के लिए हेल्प करेगा। मतलब आप लिखते वक्त जितना समय लेंगे वो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो अपने वन लाइनर पढ़िए, क्योंकि अपने वन लाइनर पढ़ोगे तो सालों तक भी अगर आप मतलब 2-2 3 महीने बाद भी उसका रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में रिकॉल होगा कि अच्छा, मैं उस टाइम ये सोच रहा था इसलिए मैंने ये लिखा था, ठीक है ना। तो वन लाइनर पुस्तकों से दूर रहें और अपने वन लाइनर बनाएं, क्योंकि बहुत हेल्प मिलती है अपने वन लाइनर से। और दूसरे के वन लाइनर पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़ ही रहोगे, ठीक है। अगला है, दूसरों के नोट्स पर पूर्ण विश्वास न करें। एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, किसी का सिलेक्शन हो गया है, उसके नोट्स ले लो मोटे मोटे, और बस इसका भी हुआ है मेरा भी होगा। आपको कैसे पता उसका भी हुआ है इन्हीं नोट्स से और आपका भी होगा? उसके पास उस नोट्स के अलावा और नॉलेज नहीं होगा जो उसके दिमाग में होगा? उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नॉलेज उन नोट्स से ज़्यादा होगा। अपना नॉलेज भी तो होता है इंसान का, जो याद रहता है, जो नोट्स में नहीं होता है। नोट्स अपने ही बनाएं। दूसरे के नोट्स पढ़ोगे एक तो इंटरेस्ट नहीं आता, कहीं पर उसने कोई तीर का निशान मार रखा है, उसने बता रखा है, कोई अपने को समझा रखा होगा कि इस तीर के निशान के बाद ये होता है, मतलब लिखा नहीं होगा, सिर्फ इशारों में दर्शाया होगा, तो आप कैसे समझोगे? आप तो नहीं समझोगे ना, वो तो उसने तो बता दिया अपने लिए, तो आप उन नोट से समझ नहीं सकते हो। कन्फ्यूज इतना रहोगे कि यहाँ पर क्या लिखा होगा या यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा होगा। उसने कहीं पे सॉल्ट पर सिर्फ छोटा एक शब्द ही लिखा होगा, शब्द का मतलब ही आपको समझ नहीं आएगा। तो दूसरे के नोट्स से दूर रहें, अपने नोट्स पढ़ोगे तो सारा का सारा याद रहेगा। अपने नोट्स बनाने में आदमी को जितना समय लगता है वो परमानेंट हो जाता है और पहला ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, याद रखिए, बहुत लोगों ने किया है। तो ये दूसरों के नोट्स पर पूर्ण विश्वास कभी मत करना। हाँ, उनका हेल्प लेके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनके नोट्स ही पकड़ के बैठे हैं कि इनसे सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा। चाहे वो टीचर्स के नोट भी हैं, क्योंकि टीचर्स क्या है, एजुकेटर ही ऐसे टीचर्स क्या होते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड विषय के टीचर्स थोड़ी ना हैं। वो किताबों से फैक्ट लेके हमको मतलब आपको बता रहे हैं। उन्होंने आपके नॉलेज में कोई वृद्धि नहीं की, सिर्फ फैक्टों के नॉलेज में वृद्धि, फैक्टों की संख्या में वृद्धि कर दी। उन्होंने किताब से फैक्ट उठाए, आपको बताए, उन्होंने आपको कुछ नहीं सिखाया, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ फैक्ट आपको दिए
इसलिए उनके नोट्स पर भी भरोसा ना करें इतना कि बस कि इसी से हो जाएगा। भरोसा ये करें कि इससे भी होगा, लेकिन इसी से होगा ये नहीं। अपना करते रहें, हर जगह से अपना नॉलेज इकट्ठा करते रहें उत्तराखंड के बारे में। अगला है सामान्य प्रचलित और लोकप्रिय पुस्तकों पर पकड़ बनाए रखें। ठीक है, वही पुस्तक है जो हमने पहले में बात की थी कि जो लोकप्रिय हैं, जो सब पढ़, आजकल लोकप्रिय तो वन लाइनर भी है, पर लोग देखिए जो मतलब अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। वन लाइनर सब पूरी दुनिया पढ़ रही है और सिलेक्शन भी उनका हो जाए, मुझे नहीं लगता उनका होगा। हाँ, वन लाइनर के साथ उन्होंने अपनी सारी की सारी मूल बुकें भी पढ़ी हों तब सिलेक्शन होगा। वन लाइनर से सिलेक्शन नहीं होगा सिर्फ, क्योंकि वो सब जो लोग जिनका सिलेक्शन होता है वो सामान्य प्रचलित पुस्तकें पढ़ते हैं। सबसे पहले मौलिक, जहाँ से उत्तराखंड का हल्का ज्ञान हो कि उत्तराखंड है क्या, बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि उत्तराखंड में कितने जिलों की लोकेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस ज़िले में बुग्याल ज़्यादा होंगे, समझ के पढ़ना चाहिए। अब देखो आपको पता है इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि ऑप्शन भी समझ में आने चाहिए। और ऑप्शन कब समझ आते हैं, वो जब आप सामान्य और प्रचलित पुस्तकों को ढंग से पढ़ते हैं, बेसिक पुस्तकों को पढ़ते हैं। आपको पता है कि इनमें से किस ज़िले में ये बुग्याल है और ऑप्शन आ रखा है वहाँ पे देहरादून, तो आप ऑप्शन आ रखा है हरिद्वार, तो आप हरिद्वार तो मारोगे नहीं, हरिद्वार में बुग्याल कहाँ से हुए? हरिद्वार में तो हिमालय है ही नहीं, हिमालयी क्षेत्रों में बुग्याल होते हैं, यानी ग्लेशियर और बुग्याल ऐसी चीज़ें हिमालयी क्षेत्रों में होती हैं। तो जब ये आपको कब पता चलेगा? जब आप बेसिक किताबों को पढ़ेंगे। अगला है पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्रों का आकलन। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रश्न पहले आए हैं प्रश्न पत्रों में वो कैसे प्रश्न थे। ऐसा कोई हार्ड प्रश्न नहीं रहते हैं कि खतरनाक, एक दो हार्ड प्रश्न रहते हैं और बच्चे क्या करते हैं उनके पीछे भागते हैं बाबा कि बस 2 नंबर और आ जाती तो हो जाता। जो 38 नंबर रह रही है उनका कुछ नहीं, जो 38 नंबर अन्य बुकों से आई है, नॉर्मल बुकों से आई है, उन पर फोकस नहीं करेंगे, उस 2 नंबर पर फोकस करेंगे कि ये किस बुक से आएंगे, ढूंढेंगे उस बुक को, और वो बुक चाहे 800 पेज की हो पूरा पढ़ेंगे और अपना ही नुकसान करेंगे। जहाँ 38 नंबर आने के लिए पढ़ना है वहाँ 2 नंबर के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो पूर्व परीक्षा में आए प्रश्न पत्रों से हमें पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य प्रश्नों के लिए धीर गंभीर होकर बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है अच्छे से। और जब आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो उसके जैसे अन्य प्रश्नों को आप खुद ब खुद किताब पुस्तक में पढ़ने लग जाएंगे कि इससे पहले इस टाइप का था, अब इस टाइप का सेम संबंधित इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपके नोट्स बहुत बेहतर बन जाएंगे। तो ऐसा काम करें, है ना। और लगातार रिवीजन, अपने नोट्स का 15 दिन में 20 दिन में रिवीजन जरूर करें, हल्का फुल्का। और नोट्स इतने, अगर अब मैं वही बोल रहा था कि अगर आप मोटे नोट्स बनाएंगे तो आप रिवीजन कैसे करेंगे? तो पतले नोट्स और ट्रिकी नोट्स, मतलब ऐसे कि आपको खट 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 समझ आ जाए पूरे नोट्स, ऐसे नोट्स बनाएं। तो लगातार रिवीजन से आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और ख़ुद से कंपटीशन करें। आपका दोस्त कितना भी बेहतर हो, बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली कि किसी का दोस्त पढ़ने में अच्छा होता है तो उसको वही टेंशन होती है कि बस उसका तो हो जाएगा, मेरा क्या होगा, और उससे कंपटीशन। और उसका किसी से कंपटीशन करके क्या फ़ायदा? क्योंकि अगर पता चल रहा कि वही क्वालिफिकेशन से बाहर है तो कंपटीशन करने वाला तो आप स्वतः ही बाहर हो गए, क्योंकि आपका कंपटीशन ही उसी के साथ है। तो कंपटीशन खुद से करोगे तो हमेशा बेहतर बनते रहोगे। आज 10 नंबर ले एक्स्ट्रा लाओगे तो कल 20 नंबर और परसों सिलेक्शन ले जाओगे। कोई तो पहली बार में सिलेक्शन ले जाता है कंपटीशन में अपने से। तो देखिए ये कुछ हैं, मतलब जैसे कि मतलब कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो कि पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं, उत्तराखंड को थोड़ा सा अच्छे से समझा आपको सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा वाणी को किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। देखिए आप जानते हैं परीक्षा वाणी एक बहुत मूल बुक है, छोटी बुक है, और उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं। उसकी साइज़ में मत जाना, उसकी साइज़ के हिसाब से उसमें जो फैक्ट या तथ्य हैं वो अनलिमिटेड समझ लीजिए, इतने हैं। और वहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी पेपर में वहाँ से 30 प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि आज उससे हल्के कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कल ना पूछे जाएँ। किताबों का ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है। तो देखिए परीक्षा वाणी को आप कैसे पढ़िए, टॉपिक उठाइए, एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए। 18-20 टॉपिक तो हैं, 20 दिन लगेंगे परीक्षा वाणी पढ़ने में। और एक टॉपिक को ढंग से पढ़िए, आराम से, बिल्कुल पेंसिल घुमाइए उस टॉपिक पे, और जो इंपॉर्टेंट लगता है उसे अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, और जो इतना इंपॉर्टेंट लगता है कि वो याद नहीं हो रहा है तो उसे उसी पेज के टॉप में लिख दीजिए। और अगली बार जब अगला टॉपिक पढ़ोगे तो पिछले टॉपिक के वो टॉप में लिखे हुए ज़रूर पढ़ना कि ये टॉपिक जो याद नहीं हुए थे ये कौन कौन से थे। ऐसा जब आप लगातार करते रहोगे हर टॉपिक के साथ, तो देखना एक टाइम ऐसा आएगा कि परीक्षा वाणी पर आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी।
और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगली जो बुक है वो है अजय सिंह रावत। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 600 पेज की ये बुक है और इस बुक में बहुत सारी मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो आदमी को कंफ्यूज करती हैं, इंटरेस्ट नहीं आता है इनको पढ़ने में। जब एक ही फैक्ट दो जगहों पे अलग अलग दिया होता है इसी बुक में, दो अलग अलग राइटर के हिसाब से, तो बच्चा मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं कि क्या है यही बुक, तो इंटरेस्ट लेस हो जाते हैं। तो देखिए इस बुक को क्या करना है, इस बुक को एक साइड से पढ़ना है। जीवन में इस बुक को एक ही बार पढ़ना है। इस बुक को 2 बार पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी सामान्य विद्यार्थी से, ठीक है, या अभ्यर्थी से। इस बुक को क्या करना है, एक साइड से पढ़ना शुरू करना है इच्छा शक्ति से, अपने पर विश्वास रख के। और पढ़ना शुरू करते करते नोट्स बनाने हैं, हल्के 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 नोट्स, जो कि तुम्हें अन्य किताबों में ना मिले हों। ऐसे नोट्स नहीं कि पूरी किताब ही लिख दो, जो अन्य किताबों में या पहले ना मिले हों, ऐसे ही लाइनें या नोट्स लिखनी है जो अलग लगे, ठीक है। इसको लिखते जाना है। आपके 20 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इससे आपको 500-600 फैक्ट मिलेंगे। 500 फैक्ट आपको मिल गए, किताब पूरी हो गई। अब इस किताब को किनारे रखो और उन आपको कहानी तो याद हो ही रखी है, आपने किताब एक बार पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ आपको फैक्ट याद करने हैं। और जैसे आप फैक्ट कभी पढ़ोगे तो आपको वो कहानियाँ याद आती रहेंगी किताब की, तो किताब को दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और कोई फैक्ट समझ ना आ जाए तो किताब को खोलना, उस पन्ने को खोलना जहाँ पर वो फैक्ट आपने अंडरलाइन किया हो, लिखा हो या ऊपर नीचे। किताब को ज़्यादा सुंदर बना के मत रखिए कि ये साफ़ सुथरी किताब है। साफ़ सुथरी किताब से कुछ नहीं होता। किताब को मतलब बिल्कुल पेंसिल से उस पर लिखिए, पेन से लिखिए, लिखते रहिए जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगता है। क्योंकि अगर आप किताब को ऐसे ही साफ़ सुथरा रखेंगे तो तब उसे पढ़ते ही रहेंगे जब तक वो गंदी तो कभी होगी नहीं, तो पढ़ते ही रहना तब। इसलिए ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए इन तरीक़ों को अपनाना। बहुत मतलब डेडिकेशन से लगे रहिए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। 1 साल के अंदर भी हो जाते हैं और 6 महीने के अंदर तो करने वाले कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर तो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है अपने ही सामने, ठीक है। और पहला एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है। मैंने खुद अपना पहला ही एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने उत्तराखंड के, उसके बाद एग्ज़ाम दिए ही नहीं। तो ठीक है, तो हो जाते हैं। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।